वेलकम वेलकम इन मेज क्लासेज। आज हम समझेंगे यह है गति का चौथा पार्ट। इसमें समझेंगे बल गुण, बल युग्म, ये सब होते क्या है। ठीक, तो पहले समझेंगे बल गुण होते क्या हैं। तो ये जो बल गुण होता है, बल गुण, तो बल गुण का मतलब क्या होता है। जैसे आपने दरवाज़ा देखा है, तो दरवाज़ा जो बना होता है ये शेप है दरवाजे का। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, वो कब्जा टाइप का लगा होता है और यहाँ पे उसको हैंडल लगाया जाता है। तो और हैंडल लगाने के बाद क्या होता है, इसको पुश किया जाता है तो खुलता है, फिर पुल करने पर क्या होता है, वो बंद होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये रोटेट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यानी कि इसका फिक्स पॉइंट है और बल्ब कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब होगा कि अगर ये जो वो हैंडल है, अगर उसको हम जितना पास लगेंगे उतना क्या हो, बल का मान ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना ये दूर लगेंगे उतना क्या होगा, बल का मान कम लगाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये हमारा सिद्धांत कौन सा है, बल आघूर्ण का सिद्धांत पे काम करता है। आपने कुम्हार का चाक देखा होगा, कुम्हार का ये चाक होता है, इसमें ये रोटेट, यहाँ फिक्स पॉइंट होता है और यहाँ एक छिद्र टाइप का छोटा सा, इसमें वो अपना डंडा लगा के इसे क्या करता है, रोटेट करता रहता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जितना ही पास होगा उतना ज़्यादा बल लगेगा और जितना दूर होगा उतना क्या होगा, कम बल लगा के इसको आसानी से घुमाया जा सकता है। आपने जो हैंड पंप देखा है, यानी कि जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप कैसा होता है, मान लीजिए हमारा हैंड पंप है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा यहाँ से हमारा हैंडल लगा होता है, हैंडल किस शेप का लगा होता है, ऐसे लगा होता है। तो हैंडल को अगर हम चलाएंगे तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हुआ, यहाँ से पुल करता है, यहाँ वाला पुश करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब अगर जब हैंडल चलाएंगे तो हैंडल का पास अगर यहाँ पकड़ के दबाएंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जितना दूर से चलाएंगे उतना क्या होगा, आपको कम बल लगाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो काम करते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो बल आघूर्ण होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, यानी कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण होता क्या है, तो आप तो समझ गए। तो जो बल आघूर्ण होता है उसको हम लोग टाउ से प्रतिशत करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, देखिए जो फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट से वो कितना दूर बल लग रहा है, और बल जब भी लगता है तो फिक्स पॉइंट से क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम F तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा, यानी कि अक्ष से ये जो बल की जो क्रिया रेखा है के बीच की लंबवत दूरी, ये जो क्रिया रेखा ये है हमारी, से लंबवत दूरी के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये जो टाउ होता है, यानी कि बल और ये बल की जो अक्ष की क्रिया रेखा है, इससे लंबवत दूरी कितना हमारा डी है, यानी कि F इंटू डी की क्या होता है, बराबर होता है। उसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक, और यह क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक, तो बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे। बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण क्या होता है कि बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, या फिर भी कह सकते हैं बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण जो फिक्स पॉइंट होता है, यानी फिक्स पॉइंट से किसी दूरी पर बल लगाएंगे तो ये जो बल की जो क्रिया रेखा है, लंबवत दूरी बल से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, या फिर उसके बराबर होती है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो बल आघूर्ण का उपयोग कहाँ का होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए। बल आघूर्ण का दरवाजा का कब्जा व हत्था में, दरवाजा का कब्जा में देखा है तो अभी हमने बताया ये दरवाजा होता है, ये हमारा दरवाजा हो गया, ये हमारा उसका क्या हो गया, कब्जा हुआ, कब्जा लगा होता है इस टाइप का कब्जा। तो जो उसका हैंडल होता है वो क्या होता है, काफ़ी दूर लगाया जाता है। दूर लगाने का तात्पर्य ये होगा कि जितनी ज़्यादा ये दूर होगा तो F इंटू डी का मान, टाउ का मान क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टाउ का मान होगा उतना क्या होगा, फिर कम बल लगा के दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है। कुम्हार का चाक अभी हमने बताया, हाँ कुम्हार का चाक, मान लीजिए कुम्हार का चाक हुआ, इसका फिक्स पॉइंट हुआ, यहाँ पे क्या होता है, उसका चित्र लगा होता है, इस पर क्या होता है, उसको हमेशा लंबवत दिशा में, यानी क्रिया रेखा का हमेशा लंबवत दिशा में रोटेट किया जाता है। क्रिया की दिशा के लंबवत रोटेट करें तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, वो रोटेट करता जाएगा, और इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा अक्ष की जो बल रेखा होती है उसके हमेशा क्या होता है, लंबवत होती है। हैंडपम्प के बारे में अभी हमने बताया कि हैंडपम्प क्या होता है। तो मान लीजिए हैंडपम्प हमारा, तो यहाँ से ये रोटेट हो गया, ये फिक्स पॉइंट हुआ, तो जितना ज़्यादा हैंडल जितना जितना लंबा होगा उतना क्या होगा, आसानी से लगाया। यानी कि आपने देखा होगा जो ISI मार्का जो होते हैं उसके हैंड पाइप तो ऐसे लंबे होते हैं, लंबे, तो जितना ज़्यादा लंबा होगा फिर क्या होगा, आसानी से बल लगाकर काम किया जा सकता है। ठीक, तो ये किसके कारण होता है हमारा, तो बल आघूर्ण के कारण होता है। आगे देखा जाए बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है, तो थोड़ा देखा जाए बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है। तो ये बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या कहता है,
तो संतुलन की स्थिति में वामावर्त अगुणक योग दक्षिणावर्त अगुणक योग के क्या होता है, बराबर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी वो सीसा करके होता है, सीसा यानी कि झूला टाइप होता है, इसमें इधर एक बच्चा बैठ जाता है, इधर एक बच्चा बैठ जाता है, दोनों आपस में झूला बोलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों का वजन बराबर होगा, दोनों के बीच की दूरी क्या होनी, बराबर होनी चाहिए। एक चीज़ और बता दें हमको, ये जो होता है ये होता है, इस पर जो कुछ ना कुछ बल लगेगा तो एफ होगा, इधर कुछ ना कुछ बल लगेगा तो इसको हम F1 मान लें, इसको हम क्या मान लें, ऐसे करते, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए ये मान लिया शीशा हुआ हमारा। हम ये कहें कि ये हमारा 20 न्यूटन का यहाँ बल लग रहा है, यहाँ से दूरी कितना है, 5 है। ये जो है इधर वाला जो व्यक्ति है उसको 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक। उसको कहाँ रखा जाए कि जो शीशा है वो क्या हो, हमेशा बैलेंस रहो। तो उसको रखने के लिए हम लोग आघूर्ण योग का प्रयोग करेंगे हम लोग, आघूर्ण सिद्धांत का। तो क्या होता है हमारा F1 इंटू D1 बराबर क्या होता है हमारा F2 इंटू D2। F1 पता है, D1 नहीं पता है, तो ये कितना होगा 50 गुणे D1 बराबर 5 गुणे 20 हो जाएगा। देखो तो 5 दहा में 10, 10 दूनी 20, यानी कि D1 का मान कितना है 2 मीटर। अगर 2 मीटर दूरी पर रहेंगे तो 50 में 100 और 20 25 100, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टाव को बराबर हो जाएगा। और इस सिद्धांत पे क्या होगा, हमारा काम करता है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि कम बल लगा के, अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये जो बल का मान क्या है, कम है, लेकिन हमने दूरी बढ़ा दिया तो इस बल का मान कितना है, ज़्यादा है। तो इसको बैलेंस कर रही है कम बल। और ये जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत पे जो जितनी भी सरल मशीन होती है, यानी कि जो मशीन होती है वो काम करती है। ये सरल मशीन क्या होती है, आगे हम उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक होती है, सरल मशीन होती है, घिरनी होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे क्या होती है। तो ये जो जितने भी पार्टिकल होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, हमारे आवर्त सिद्धांत पे काम करते हैं। क्लियर, थोड़ा आ जाए देखा जाए तो क्या हमने देखा कि संतुलन की स्थिति में वामावर्त अघूर्णों का योग दक्षिणावर्त अघूर्णों का योग क्या होता है, बराबर होते हैं। एक हमने इसको मान लिया कि मानिए ये हमारा क्या है, संतुलन यानी फिक्स पॉइंट है। ये हमारा F1 है, F2 F3 F4, ये जो केंद्र है यानी कि इसको फिक्स पॉइंट है, इससे दूरी कितनी है, D1 D2 D3 D4 है। इधर F5 F6 F7 D5 D6 D7 है। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे इधर बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, वामावर्त अघूर्ण होगा, और दाहिने हाथ की तरफ क्या होगा, दक्षिणावर्त अघूर्ण होगा, बल अघूर्ण होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ये बल अघूर्ण निकालेंगे तो दोनों ये संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब इधर वाला बल अघूर्ण और इधर वाला बल अघूर्ण, दोनों बल अघूर्ण आपस में बराबर होंगे तभी संतुलन की स्थिति में होगा। चाहे कितना भी बल लगे, 2 बल लगे, 1 बल लगे, 10 बल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस फर्क ये पड़ना है बीच की जो डिस्टेंस और ये जो फोर्स होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि गुणनफल होता है, वो हमको बराबर आना चाहिए, यानी दोनों पक्षों का। देखिए तो बायां पक्ष में कितना है, F5 D5, F5 इंटू D5 प्लस F6 D6, F6 इंटू D6 प्लस F7 इंटू D7, ये वामावर्त हो गए। और दक्षिणावर्त में कितना होंगे हमारे, देखिए ये दक्षिणावर्त वाले हो जाएंगे। दक्षिणावर्त में कितना है, F1 D1 F2 D2 F3 D3 F4 D4, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये संतुलन की स्थिति में तब होगा जब वामावर्त अघूर्ण होंगे और दक्षिणावर्त अघूर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर वामावर्त बल अघूर्ण और दक्षिणावर्त बल अघूर्ण अगर आपस में बराबर हुए तो पिंड क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। अगर वामावर्त बल अघूर्ण और दक्षिणावर्त बल अघूर्ण अगर आपस में बराबर नहीं हुए तो ये क्या होगा, पिंड संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं हम लोग, ये जो बल अघूर्ण होता है, बल अघूर्ण के सिद्धांत पे जो होता है वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो आपने गेहूं का जत्ता देखा है, जो घरों में जत्ता टाइप का होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये गोलाकार होता है, ये नीचे चक्की लगी होती है, ये फिक्स पॉइंट होता है, इसके ऊपर एक और चक्की टाइप की होती है, उसको इस ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला फिक्स होता है, ऊपर वाला क्या रोटेट होता है। तो ये जो होता है इसका जो हैंडल होता है, किल्ली यानी कि हैंडल यानी कि इस टाइप का हैंडल लगा होता था, हाथ वाली लकड़ी के लगा होता था, उसको रोटेट करते हैं हम लोग, रोटेट करते हुए घूमता रहता है, नीचे वाला फिक्स होता है। तो गेहूँ पीस दिए या फिर दलिए जो होता है उसको अलग अलग किया जा सकता है। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो ये जो हैंडल होगा वो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना इस पर क्या होगा, बल अघूर्ण बल ज़्यादा होगा, और कम बल लगा के उसको आसानी से घुमाया जा सकता है। क्लियर, कुम्हार के चाक के बारे में बताई थी। कुम्हार के चाक क्या होता है, तो एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके बाद में एक छोटा सा छिद्र टाइप होता है, उसमें डंडा लगा के क्या होता है, उसको रोटेट किया जाता है। वो कहाँ होता है, पर्दी के पास उसको रखा जाता है। पर्दी के पास देखो ये हुआ हमारा सर्कल, ये फिक्स पॉइंट हुआ, इसको पर्दी के पास दूसरा ये फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि यहीं से रोटेट करता है,
लुब्रिकेंट अगर कुछ में लगा कर इसको रोटेट किया जाता है, लेकिन ये जो होता है फिक्स पॉइंट ये वाला, ये यहाँ से हम रोड घुमाते हैं, यहाँ से घूमता है, यहाँ से हम लोग घुमाते हैं। तो कहने का मतलब यदि फिक्स पॉइंट होता है यहाँ से रोटेट करते हैं, ये किसके आसपास है, तो परिधि के आसपास है। और परिधि के आसपास रखने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से आसानी से कम बल लगा के इसको क्या हो सके, घुमाया जा सके। यानी बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, बल का गुणन ज़्यादा होगा और इसको आसानी से घुमाया जा सकता है। ठीक, चलिए तो ये बलगुण सिद्धांत जान गए। बलगुण सिद्धांत क्या कहता है कि वामावर्त बलगुण जो होता है और दक्षिणावर्त बलगुण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। और ये जो बल युग्म गुण होते हैं, इसमें ये कहता है, इसका भी देखिए, इसका भी जो मात्रक होता है, बल युग्म कहिए या बलगुण कहिए। तो थोड़ा सा बल युग्म के बारे में जान लीजिए, फिर आगे से हम लोग चर्चा करता हूँ। तो थोड़ा सा बल युग्म क्या होता है, बल अगुण का सिद्धांत समझिए, वामावर्त बलगुण और दक्षिणावर्त आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बलयुग में जान लीजिए। तो बलयुग में ये कहता है कि जैसे देखिए, किसी वस्तु को दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समांतर बलों को बलयुग्म कहते हैं। ऐसे तो डेफिनेशन समझ में आएगा नहीं, डेफिनेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर डेफिनेशन से सिर्फ समझेंगे तो दिक्कत होती है। इसको थोड़ा समझिए ठीक से। किसी वस्तु पर, यानी कि ये कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर किंतु विपरीत दिशाओं में, किंतु विपरीत दिशाओं में, ध्यान दीजिएगा, किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समांतर बल, यानी कि आपस में बल क्या है, हमारे समांतर बल है। समांतर बलों को बलयुग्म कहते हैं। यानी कि समांतर बलों को हम क्या, युग्म, युग्म कपल, यानी कि इसको अगर हम लोग बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलयुग्म, यानी कि इसका नाम है तो कपल होता है। यानी कपल ये होता क्या है समझिए। इसे अगर आप देखेंगे तो साइकिल का हैंडल होता है, साइकिल का हैंडल हमारा कैसे बना होता है, इस टाइप का बना होता है साइकिल का हैंडल। तो देखते हैं कि जितना बल लगा कर आप इसको इधर धक्का देते हैं, उतना ही बल लगा कर आप इधर की तरफ क्या होता है, खींचते हैं। तो एक चीज़ देखा जाए, ये जो बल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और इनके बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी, डी मान लीजिए, एल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो बलयुग्म ये कहता है कि समांतर बलों के बीच की दूरी, यानी कि या फिर ये भी कह सकते हैं बलयुग्म की भुजा, यानी कि बलयुग्म जो है, ये बलयुग्म है, बलयुग्म की भुजा। अब कोई एक बल, क्योंकि दोनों बल बराबर होते हैं, के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, बलयुग्म कहते हैं। ठीक। तो एक चीज़ देखा जाए, इसको अगर इधर खींचा जाए, इसको इधर धकेला जाए, तभी क्या होगा, घूमता है। या फिर स्टीयरिंग जो होती है वो गोलाकार होता है। तो दोनों हाथ से पकड़ने में बढ़िया होता है कि इधर से हम इधर पुश करते हैं, इसको इधर पुल करते हैं। तो कहने का मतलब तब वो क्या होगा, रोटेट होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसको रोटेट करने के लिए दो बल लगने चाहिए, और दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर लगेंगे। उनके परिमाण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। चाहे भी आपने देखा होगा की, तो की मान लीजिए हमारा की हो गया, ध्यान दीजिए, इसको की मान लेंगे। ठीक, मानने में कोई दिक्कत नहीं। इसको जब घुमाते हैं तो ये जो होता है, इसको इधर धक्का देंगे, इधर वाले को क्या करते हैं, इधर करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो घुमाने का मतलब क्या होगा, ये वाला इधर रोटेट करेंगे, इसको इधर करेंगे, तब क्या होगा कि रोटेट करता है। तो इसमें भी क्या होता है, इधर और इधर दोनों बल क्या होते हैं, दोनों अलग अलग उंगलियों द्वारा बराबर बल लगते हैं, लेकिन उनकी दिशा आपस में क्या होती जाती है, विपरीत होती है। तो ये क्या होता है, इस सिद्धांत पे काम करते हैं। क्लियर है, तो कोई दिक्कत, ठीक। अब इसमें देखिए, जो बलयुग्म होता है, बलयुग्म के द्वारा, बलयुग्म में अब इसका क्या होता है, जो आपने टोटी देखा है, टोटी, टोटी भी किस टाइप की लगी होती है, इसी टाइप की लगी होती है टोटी। यहाँ से उसको रोटेट किया जाता है, जिसको इधर रोटेट करेंगे, उसको इधर रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने का मेरा मतलब क्या होता है, जब इसको इधर रोटेट करेंगे, इधर, तो दोनों बल क्या होंगे, आपस में बराबर है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती जाएगी, विपरीत होती जाएंगी। ठीक। या फिर जो पेन जो होता है उसको रोटेट करते हैं, पेन का जैसे कि रोटेट करते हैं, तो पेन को कैसे रोटेट करते हैं, तो सेम प्रोसेस, ये गोलाकार हुआ तो इसको इधर रोटेट करेंगे, इसको इधर रोटेट करेंगे, तब क्या होगा, वो पेन खुलता है, फिर बंद होती है। गाड़ी की स्टीयरिंग के बारे में बता ही दिए। ठीक। चाबी तो बता ही दिए, ताला चाबी खोलना, घड़ी की जो चाबी होती है, घड़ी वाली चाबी होती है, वो भी ऐसा होता है छोटा सा, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे की तरफ पुश करते हैं, इसको पीछे अंगूठा से आगे, और ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, यानी कि क्या बोलते हैं, तर्जनी, उससे हम लोग क्या करते हैं, इधर इधर की तरफ खींचते हैं, तब ये क्या होता है, वो रोटेट करता है। इसको रोटेट करने का मेन मतलब ये होता है कि इसको दोनों बल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, बलयुग्म बोलेंगे। ठीक। अब देखिए, जो सरल मशीन होती है, थोड़ा सरल मशीन के बारे में जान लीजिए। जो सरल मशीन होती है, यानी उसको बोलते हैं सिंपल मशीन, यह अगुण सिद्धांत पर ही काम करती है। तो पहले थोड़ा इसका सरल मशीन के बारे में जानिए। सरल मशीन, जो सरल मशीन होती है वो अगुण सिद्धांत पर ही काम करती है। और अगुण सिद्धांत क्या होती है, तो अभी हमने बताया कि वामावर्त बलगुण और दक्षिणावर्त बलगुण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक।
और ये सरल मशीन होती क्या है, तो पहले सरल मशीन के बारे में जाना जाए। तो यह बल अगुण सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जानेंगे सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर, यानी किसी भी वस्तु या फिर पार्टिकल या फिर बिंदु जो भी होता है, तो एक बल लगाकर किसी बिंदु पर रखे हुए एक भार को उठाया जा सकता है। यानी कि किसी बिंदु से, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु हुआ, किसी जैसे यहाँ से पकड़ के यहाँ से खींच के इसको आसानी से उठाया जा सकता है। ठीक, ये जो सरल मशीन होती है इनको 2-3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि लीवर होता है, यानी उत्तोलक बोलते हैं हम लोग, गिरनी पुल्ली, अनत्तल होता है यानी कि इंक्लाइन प्लेन होता है, स्क्रू जैक होता है आदि। इनको इसको ना क्या बोलते हैं, सरल मशीन। ये सरल मशीन के एग्जाम्पल में आते हैं। ये थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछने वाला होता है वो लेवर से ही पूछते हैं, यानी उत्तोलक से ही पूछता है। पुली घिरनी से कम क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो पुली घिरनी से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायनेमिक्स में आते हैं। कितना उस पर क्या बोलते हैं वो फ्रिक्शन लगता है, कितना बल लगेगा, उसको आसानी से खींचा जा सकता है। 2-3 पुली लगा दी कि एक साथ रोटेट किया जाए तो वो पुली किस टाइप की काम करते हैं, कैसे घूमते हैं, उस पर तनाव कितना हुआ है, इसी को क्वेश्चन पूछेंगे। वो डायनेमिक्स में, यानी कि इंटर की जो डायनेमिक्स बुक आती है, मैथ की जो बुक आती है, उसमें उसका अच्छे से जिक्र किया गया। लेकिन हम जो साइंस के व्यू से देखेंगे तो साइंस के व्यू में सबसे ज़्यादा सरल मशीन के बारे में जानेंगे, और सरल मशीन में सिर्फ उत्तोलक के बारे में ही जानेंगे इसमें। ठीक, तो थोड़ा सा देखा जाए तो ये उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो पहले सरल मशीन के बारे में हम लोग जानेंगे। सरल मशीन क्या होती है, यह ऐसी युक्ति होती है जिससे कम बल लगा के भारी से भारी वस्तुओं को आसानी से एक दूसरे स्थान पर स्थापित किया जा सके या फिर विस्थापित किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरल मशीन कहते हैं। ठीक, अब देखो किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है, ध्यान दीजिए, किसी भी मशीन की दक्षता होती है, तो कोई मशीन काम करने के लिए होता है कि कम बल लगाकर देर से एक भार उठाया जा सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना बल लगाएंगे उसका कुछ अधिकांश भाग घर्षण, यानी कि जो विरुद्ध में खर्च होता है, इस टाइप में कुछ खर्च हो जाता है। ऐसे क्या होता है, मशीन की जो इफिशियंसी यानी कि दक्षता होती है वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आती है। तो देखिए किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम ही होती है। ठीक, किसी भी मशीन की दक्षता यानी कि इफिशियंसी होती है, यानी कि जितना इनपुट होगा उतना अगर आउटपुट निकल जाए तो 100% हुआ। लेकिन किसी भी मशीन की दक्षता जो होती है, यानी कि जितना आप वर्कलोड देंगे उससे कम ही हमेशा क्या होता है, वर्क होता है। तो कहने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स वगैरह जो फोर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बाधित कर रहे हैं। तो बाधित करने का मेन मतलब ये होता है कि उसको कहीं ना कहीं रोक रहे हो, यानी कि उसमें कार्य करने में व्यवधान यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके द्वारा उसकी परसेंटेज क्या हो घट जाती है। तो ये कैसे होती है, तो देखिए किसी भी पार्टिकल की जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि दक्षता जो होती है वो 100% नहीं होती है। 100% से हमेशा क्या होती है, कम होती है। अगर बाय द वे किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता अगर टोटल अगर 100% हो जाए, टोटल अगर 100% हो जाए तो उसको हम आदर्श मशीन बोलते हैं, जो कि असंभव है। ठीक, जो मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है हमारा, तो मशीन द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जो मशीन काम करता है, यानी कि किया गया कार्य मशीन द्वारा, और बट्टा में मशीन को दी गई ऊर्जा यानी कि कुल ऊर्जा और गुणे क्या होती है, 100 होती है। यानी कि कुल ऊर्जा कितने में वो कितना काम किया और गुणे 100 ही क्या तो परसेंटेज होता है। जैसे हमने कह दिया कि 500 में 300 नंबर मिला, तो कितना में मिला, तो 500 में कितना नंबर मिला, 300 नंबर मिला। परसेंट में चेंज करेंगे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने मशीन को कितना बल दिया, सॉरी कितना ऊर्जा लगाया, कुल ऊर्जा, कितना काम किया वो और गुणे 100, ये उसकी क्या होगी, मशीन की इफिशियंसी हो जाएगी। और किसी भी मशीन की जो इफिशियंसी होती है यानी कि क्षमता होती है वो 100% नहीं होती है। अगर मशीन की इफिशियंसी अगर 100% हो गई तो उसको आदर्श मशीन मानेंगे, और जो कि संभव नहीं है। क्लियर। अब हम जानेंगे लीवर के बारे में, उत्तोलक क्या होता है। तो देखा जाए लीवर, इनकी उत्तोलक क्या होता है, इनके लोग क्या बोलते हैं उसको, उत्तोलक। देखिए उत्तोलक यह एक ऐसी मशीन, यह एक सरल मशीन होती है, यानी उत्तोलक क्या होता है, सरल मशीन होती है। इसको ये भी कह सकते हो, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। जो किसी निश्चित बिंदु के चारों, जैसे मतलब कि सीधी छड़ हुआ या फिर टेढ़ी छड़ हुआ, जो किसी निश्चित बिंदु के
परितः स्वतंत्रपूर्वक क्या हो सकती है, घूम सकती है कहीं भी बिंदु, मतलब ये बिंदु उसके परितः क्या होगा, स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है। और कम बल लगा के आसानी से बड़े से बड़े कार्य को कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक में मुख्य 3 शब्द आते हैं, थोड़ा तीनों शब्दों को थोड़ा ठीक से जान लिया जाए। 3 शब्द क्या क्या आते हैं, तो एक आता है अलम्ब आता है, यानी पहला क्या होता है, अलम्ब, अलम्ब। दूसरा क्या होता है हमारा, आयास, आयास। तीसरा हमारा क्या होता है, हमारा भार। जो अलम्ब होता है उसको फलक्रम बोलते हैं, जो आयास होता है उसको हम एफर्ट बोलते हैं, एफर्ट। और जो भार होता है उसको हम लोड बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब होता है कि अलम्ब क्या होता है, आयास क्या होता है, भार क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। यानी कि जो उत्तोलक होता है जिस बिंदु के, यानी कि जिस बिंदु के, यानी वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक आसानी पूर्वक घूम सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलम्ब बोलते हैं। यानी कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक या फिर उत्तोलक की जो छड़ होती है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग अलम्ब बोलते हैं। क्लियर। ठीक, अब देखा जाए आयास क्या होता है। तो को उत्तोलक को उपयोग में लाने वाले उस पर जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। यानी कि उत्तोलक को, यानी कि उत्तोलक पर उत्तोलक वस्तु द्वारा किसी वस्तु को उठाने के लिए जो भी हम लोग बल लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। ये भार क्या होता है, तो उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग भार बोलते हैं। फिर जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डब्ल्यू से। ठीक, एफ पी डब्ल्यू, ध्यान दीजिएगा, एफ पी डब्ल्यू। तो इसको अगर आप थोड़ा सा अगर अपनी भाषा में समझा जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स पॉइंट मान सकते हैं। एफ से फिक्स पॉइंट, पी से पावर, अपनी भाषा में बोल रहे हैं हम लोग, और डब्ल्यू से वर्क। यानी कि ये वर्क होगा, पावर लगाएंगे तो ये फिक्स पॉइंट होगा। समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा समझिएगा उत्तोलक के सिद्धांत के आधार पे, यानी कि उत्तोलक का सिद्धांत क्या होता है। तो पहले उत्तोलक के सिद्धांत के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक, उत्तोलक का सिद्धांत क्या होता है, तो उत्तोलक का सिद्धांत ये कहता है कि आयास एवं आयास भुजा गुणनफल, भार एवं भार भुजा के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जैसे ये फिक्स पॉइंट हुआ, इसको थोड़ा सा फिक्स पॉइंट मान लिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डब्लू हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पी हुआ। तो ये पी जो होगा यानी कि आयास गुणे आयास भुजा और भार गुणे भार भुजा। यानी कि इसको हम अगर L1 मानेंगे, इसको हम L2 मानेंगे, तो P इंटू L1 इक्वल टू डब्ल्यू इंटू L2, यानी कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि आयास यानी कि पावर, अभी समझाने के लिए बताए थे, यानी कि अब आयास गुणे आयास भुजा और ये भार गुणे भार भुजा का गुणनफल जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये उत्तोलक सिद्धांत करता है। जैसे अभी इसके पहले बता चुके हैं कि जो भी काम करता है किस सिद्धांत पे काम करता है, अगुण सिद्धांत पे काम करता है। और अगुण सिद्धांत यही तो कहता है कि वामावर्त बल गुण जो होता है वो दक्षिणावर्त बल गुण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, वामावर्त बल गुण और दक्षिणावर्त बल गुण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, क्लियर। और एक चीज़ ये भी कहता है, थोड़ा समझ लीजिए, अगुण सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अगुण सिद्धांत का क्या कहता है कि आयास गुणे आयास भुजा हमेशा इक्वल टू बराबर होती है किसके, भार गुणे भार भुजा के। ठीक, ऐसा देख लीजिए। अब उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है भार बटे आयास के बराबर होता है। यानी कि उत्तोलक जो यांत्रिक जो लाभ होता है वो डब्ल्यू अपान पी के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा में आयास। ठीक, समझने के लिए पी मान चुका हूँ, या फिर चाहे तो हम इसको एफर्ट भी मान सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज लोड भी इसको बोलते हैं हम लोग, ऑफ लेबर, या फिर इसको हम एफर्ट बोल सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि यांत्रिक लाभ जो होता है, यानी कि यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा में आयास। क्लियर। अब जो ये होता है इसको थोड़ा सा याद करिएगा, आगे काम करेगा। ठीक, कैसे काम करते हैं इसके बारे में चर्चा अभी हम लोग करते हैं। तो पहले ये समझिए उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। उत्तोलक को उसके कार्य सिद्धांत के आधार पे उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक,
अब वो इसको कैसे बांटा गया 3 भागों में? तो अलम, आयास और जो भार होती हैं इसको एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण यानी कि उसको इंटरचेंज किया गया, यानी कि कभी अलम को बीच में किया गया है तो कभी एफर्ट को बीच में किया गया है तो कभी लोड को बीच में किया गया है। इस आधार पे उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं वो क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ये क्या होता है थोड़ा समझा जाए। तो हमने बताया था, थोड़ा याद दीजिए, फाइन एफ डब्ल्यू पी, ध्यान दीजिएगा। तो एफ क्या होता है हमने बताया था, फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम लोग आलम बोलते हैं। ये वर्कलोड होता है, इसको डब्ल्यू बोलते हैं। ये पी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? आयास बोलते हैं। ठीक, तो इसको एफ डब्ल्यू पी याद कर लीजिए, या फिर फाइन वर्क पीस, या फिर इसको याद करने का तरीका क्या होता है? फाइन एफ से फाइन वर्क प्लीज। ठीक, थोड़ा देखिए, फाइन वर्क प्लीज। ठीक, अब इसको समझिएगा, जिस उत्तोलक में अगर एफ बीच में हो, किनारों पे कुछ भी हो, तो वो हमारा कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का। यानी कि एफ क्या होगा? हमारा बीच में होगा, इधर हमारा क्या होगा? पी होगा, चाहे इधर क्या होगा? हमारा डब्ल्यू होगा, लेकिन एफ क्या होगा? हमेशा बीच में होगा। जिस उत्तोलक में, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू बीच में हो, इधर हमारा पी हो, एफ इधर हमारा एफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। जिस उत्तोलक में हमारा पी बीच में हो, ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा डब्ल्यू हो, एफ इधर हमारा एफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जिस उत्तोलक में, ध्यान दीजिएगा, अगर एफ बीच में हो तो हमारा क्या होगा? प्रथम वर्ग का उत्तोलक। इसमें डब्ल्यू बीच में हो वो क्या होगा? द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। इसमें पी बीच में हो क्या होगा? तृतीय वर्ग का उत्तोलक। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक काम देखा जाए, जब इतना हो चुका तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। ये होता है हमारा कि ये जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक, ये तो जिसमें एफ बीच में होगा फिक्स पॉइंट, वो क्या होगा? प्रथम वर्ग का। जिसमें डब्ल्यू बीच में होगा द्वितीय वर्ग का। जिसमें पी बीच में होगा वो तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है। थोड़ा सा उसको समझा जाए ये क्या होते हैं। तो आपने थोड़ा सा एक जो शीशा की बात की अभी पहले, कोई देर पहले, शीशा यानी झूला होता है, तो उसमें झूला में क्या होता है हमारा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा झूला होगा, ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है, यहीं बीच में होता है। इधर कोई आदमी बैठा हो, अगर इसको उठाना होगा तो ये हम इसको डब्ल्यू मान लें। उठाने के लिए यहाँ पर पी हम लोग एफर्ट लगाएंगे। ठीक, तो एक काम करिए, इसको उठाने के लिए एफर्ट, यानी कि इसको आसानी से उठाने के लिए इसकी दूरी हम लोग दूर कर देंगे, पास कर देंगे, अलग की बात होती है। लेकिन ये हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो हमारा कहाँ गया? बीच में गया। फिक्स पॉइंट हमारा कहाँ गया? बीच में गया। बाकी डब्ल्यू इधर हुआ और ये हमारा पी इधर हुआ। ध्यान दीजिए, पी इधर हुआ, तो कहने का मतलब अगर डब्ल्यू इधर हुआ, पी इधर हुआ, फिक्स पॉइंट बीच में होती है, किस वर्ग के उत्तोलक में आएगा? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आएगा। एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए। आपने कैंची देखा है? कैंची, कैंची कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए। कैंची हमारा ऐसा होता है। क्लियर? थोड़ा सा उसको देख लीजिए। कैंची हमारा क्या होता है? ऐसा होता है। यहाँ पर उसका आपको ये हैंडल टाइप लगा होता है, ध्यान दीजिए, ये उसका फिक्स पॉइंट होता है। ये फिक्स पॉइंट होता है, किसी वस्तु को यहाँ रखेंगे, काटेंगे, और प्रेशर एफर्ट कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। तो इसमें क्या, फिक्स पॉइंट कहाँ है? हमारा बीच में है, और डब्ल्यू इधर है हमारा, पी कहाँ है? हमारा इधर है। तो डब्ल्यू हमारा फिक्स पॉइंट यानी कि एफ का मान कहाँ जा रहा है? बीच में जा रहा है। तो एफ बीच में होगा तो ये कौन सी श्रेणी के उत्तोलक में आएगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। क्लियर? ठीक, अब देखा जाए तो यानी कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? हमारा जो पी एफ का मान होता है क्या होता है? बीच में होता है, और बाकी कहीं भी एफ छोड़ के, यानी कि एफ बीच में, पी इधर हो, एफ इधर हो, डब्ल्यू इधर हो, एफ इधर हो सकते हैं। और जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो होते हैं वो क्या क्या आते हैं थोड़ा इसको समझिए। कैंची आता है, प्लास आता है, सणसी आता है, साइकिल के ब्रेक आते हैं। साइकिल के ब्रेक आपने देखा होगा। डंडी तराजू, डंडी तराजू सब आपने देखा होगा, वही शीशे की तरह काम करता है। ये फिक्स पॉइंट होता है, या कोई वस्तु रखे यहाँ पे बाट रखा जाता है, यानी वस्तु का तुलना फाड़ द्वारा किया जाता है। तो ये क्या होंगे? हमारे फिक्स पॉइंट तो बीच में होगा। ये भी हमारे किस में आएंगे? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आएंगे। और इसमें याद करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है यांत्रिक लाभ। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे यांत्रिक लाभ के बारे में। तो जो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, इसका यांत्रिक लाभ हमेशा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक के बराबर भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। यानी कि यही एक ऐसा उत्तोलक है जिसका यांत्रिक लाभ कुछ भी हो सकता है।
1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि जो इसका यांत्रिक जो लाभ होता है 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, और 1 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी कि यही जो यांत्रिक लाभ होता है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। क्लियर? ठीक। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है, तो देखा जाए ऐसा उत्तोलक जिसमें वर्क लोड क्या होता है, बीच में होता है, और इधर उधर यानी कि इधर फिक्स पॉइंट होगा या फिर इधर क्या होगा, उसका आयास होगा। थोड़ा समझाइए कि होते क्या है। तो द्वितीय वर्ग उत्तोलक में, यानी द्वितीय वर्ग उत्तोलक में हमने क्या बताया कि डब्ल्यू क्या होंगे, बीच में होंगे, इधर पी हो जाए या फिर इधर हमारा एफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा इसको समझा जाए। अपने जो नींबू निचोड़ने की मशीन आपने देखी है, नींबू निचोड़ने की मशीन कैसी होती है हमारे, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की बनी होती है ये, और ये जो होता है वो थोड़ा सा इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पे नींबू रख के उसको दबाया था। एक काम देखिए, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट हमारे यहाँ हुआ, ये वस्तु जो है यानी कि डब्लू ये हो रहा है, और हम लोग एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ लगा रहे हैं। तो यानी कि डब्लू कहाँ गया हमारा, बीच में। तो द्वितीय वर्ग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या कहते हैं हमारा, इसमें जो वर्ग जो होता है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, बीच में। यानी कि वर्ग कहाँ होगा, बीच में होगा, और बाकी दोनों तरफ फिक्स पॉइंट कहीं हो, एफर्ट कहीं हो, यानी क्या आयास कहीं हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो यानी कि उसका जो भार होना चाहिए हमेशा कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो ये किस वर्ग के उत्तोलक में आ जाएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन कहिए या फिर सरौता कहिए, ठीक। या फिर जो कब्जा होता है, आपने कब्जा देखा, कब्जा दरवाजे कब्जा, दरवाजे कब्जा कैसे होता है, ये हमारा फिक्स पॉइंट हुआ, ये पूरा दरवाजा हुआ, और यहाँ से हम लोग एफर्ट यानी कि एफर्ट यूज करते हैं। तो ये पूरा वर्क, ये जो लोड है यानी कि भार है, भार तो ये पूरा दरवाजा भार है, ये फिक्स पॉइंट है उसका, और हमने उसको हम लोग एफर्ट यानी कि बल कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। तो ये किस वर्ग के उत्तोलक में आ जाएगा हमारा, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आ जाएगा। तो कहने का मतलब होता है द्वितीय वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं यानी कि द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, तो नींबू निचोड़ने की मशीन आती है, सरौता आता है, तंबाकू काटने वाली मशीन होती है, आपने तंबाकू काटने वाली मशीन देखा होगा। पहिया होता है, पहिया भी उसी टाइप होता है ना, रोटेट करने के लिए। उसके बाद कब्जा होता है, दरवाजे का जो कब्जा होता है वो क्या होता है, इसमें द्वितीय वर्ग के द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। एक अहम बात याद करने का ये है कि द्वितीय वर्ग जो श्रेणी का जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव क्या होता है, हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, सदैव 1 से बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है 1 से कम भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन जो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव 1 से क्या होगा, हमारा बड़ा ही होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम थोड़ा देखा जाए इसको डायग्राम से, आगे हम चर्चा करेंगे, अभी बता देंगे डायग्राम से कैसे, डायग्राम इसका कैसे कैसे बनता है, अभी आप समझ जाएंगे। अब थोड़ा तृतीय वर्ग के उत्तोलक के बारे में समझें। जो तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक होता है वो सीधे ये कहता है कि इसमें क्या होगा, हमारा पी हमारा क्या होगा, बीच में होगा, इधर डब्ल्यू हो इधर एफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसमें क्या हो जाए, फाइन वर्क प्लेस के हिसाब से पी बीच में होना चाहिए, बाकी कोई भी किधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज़ देखे होंगे आपने, चिमटा आपने देखा है, तो चिमटा का शेप कैसा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बनाने नहीं आ रहा है, समझ लीजिए, ये चिमटा हुआ। तो ये देखिए, ये उसका क्या होता है, हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। क्लियर? यहाँ आपने उसको डब्लू को रख लिया, आप उसको बल कहाँ लगाते हैं, आपने बल है उसको यहाँ पे दबाने के लिए आप ऊपर से बल और ये नीचे से बल यहाँ लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो देखिए अभी बताएं कि ऐसा मशीन यानी कि ऐसा मशीन जिसमें पी यानी कि जो आयास होता है, सॉरी हाँ आयास जो होता है वो क्या बीच में होना चाहिए, इधर भार हुआ इधर फिक्स में अलम्ब हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका आयास कहाँ चाहिए, बीच में चाहिए। तो किस वर्ग की श्रेणी, किस वर्ग के उत्तोलक में आएगा, वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएगा। ठीक। और जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है उससे क्या होता है, 1 से कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही पूछा गया में कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो उसका सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक। इसमें क्या क्या आता है, चिमटा आता है, जो क्वेश्चन फैक्चुअल पूछता है, चिमटा आता है, मनुष्य का हाथ आता है, और किसान का हल आता है। आपने हाथ को देखा होगा, ध्यान दीजिए, माना ये हाथ हुआ हमारा, ये हमारा एल्बो कौन ही हुआ, ये हमारा हाथ हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो किसी वस्तु को उठाते हैं यहाँ पे, तो ये तो फिक्स पॉइंट होता है, उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ करते हैं, तो ये थोड़ी ऊपर होता है, हम जो बल तो यहाँ से लगाते हैं हम लोग। तो पी यहाँ हुआ, डब्ल्यू ये हुआ, ये फिक्स हमारा ये अलम्ब ये होगा। तो कहने का मतलब इसमें पी क्या जा रहा है, बीच में जा रहा है, तो ये किस वर्ग के उत्तोलक में होगा, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। क्लियर? समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग उत्तोलक। प्रथम वर्ग में क्या होता है हमारा,
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें F हमारा बीच में होगा, इधर हमारा P होगा, इधर हमारा W होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो उसका यांत्रिक जो लाभ होता है वो क्या होना चाहिए, 1 होगा या फिर 1 से कम होगा, ध्यान दीजिएगा, या फिर 1 से अधिक होगा, 1 से, यानी कि उसका 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम भी हो सकता है। एरो नीचे मतलब कम, एरो ऊपर मतलब क्या होगा, ये वाला एरो ऊपर मतलब क्या होगा, 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक, यानी कि अब द्वितीय वर्ग उत्तरक में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ W होगा, यहाँ P भी हो सकता है और यहाँ उसका F भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव जो 1 होता है, 1 से क्या होता है, सदैव अधिक होता है। तृतीय वर्ग उत्तरक में क्या होता है, तो इसमें P क्या होता है, बीच में होगा, इधर क्या होगा, W होगा, इधर उसका क्या होगा, हमारा F होगा। और जो इसका यांत्रिक जो लाभ होता है हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। क्लियर, इस चार्ट को आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, यही इफेक्ट है इसका। ठीक, तो यानी कि आप लीवर के बारे में भी समझ गए। थोड़ा समझ लीजिए गुरुत्व केंद्र के बारे में। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है, संतुलन क्या होता है, संतुलन के प्रकार क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। तो आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो पहले समझिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या होती है। तो पहले समझिए, यानी कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। और वस्तु चाहे किसी भी स्थिति में हो, जिस पे समस्त उसका भार काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और गुरुत्व केंद्र, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब स्थिर रहता है जब उसका आकार नहीं बदलता, यानी कि जब उसका आकार नहीं बदलेगा तो क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे आपने गोला देखा है, गोले यानी गेंद देखा है, तो गेंद का आकार बदलता है, नहीं बदलता, तो उस कंडीशन में उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, हमेशा एक स्थान पे होगा। इसके अलावा कोई भी पार्टिकल लिया जाए, उसका गुरुत्व केंद्र में क्या होती जाएगी, चेंजिंग होती जाएगी। ठीक, उसकी बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए पहले संतुलन क्या होता है। तो गुरुत्व केंद्र जो होता है, यानी कोई भी पार्टिकल, अभी बताया गया ना कि, या फिर भी कह सकता है कि वह बिंदु जहाँ से किसी वस्तु को पकड़ने पे वस्तु का जो समस्त भार कार्य, यानी कि वस्तु संतुलन की स्थिति में आ जाए, वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसको पेन मान लिए, पेन मान लिए, ठीक, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसको जिस बिंदु पे भी, यहाँ हाथ रख के पकड़े, यहाँ पकड़े, यहाँ पकड़े, यहाँ पकड़े, यहाँ पकड़े, कहीं पकड़े, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पकड़ा और ये पूरी पेन क्या होगी, संतुलन की अवस्था में आएगी, तो यही उसका क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो संतुलन होते हैं, संतुलन कुछ प्रकार होते हैं, थोड़ा संतुलन के प्रकार के बारे में समझ लीजिए। जो संतुलन होते हैं, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी संतुलन, दूसरा अस्थायी संतुलन, तीसरा क्या होता है हमारा, उदासीन संतुलन। यानी कि पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये होते क्या है, थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लीजिए। तो जो अस्थायी संतुलन होता है वो क्या कहता है, थोड़ा समझिए। किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था में, किसी वस्तु को, ये जो अस्थायी संतुलन, यानी कि अस्थायी संतुलन क्या कहता है, अस्थायी संतुलन ये कहता है कि यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर यदि वस्तु पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाए, यानी कि पूर्वावस्था को अगर प्राप्त कर ले, तो वह किस प्रकार का संतुलन होता है, यानी कि अस्थायी संतुलन। जैसे उसको समझने का थोड़ा समझिए। जैसे ये हमारा क्या हुआ, शंकु हुआ, इसको थोड़ा सा विस्थापित कीजिए, थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये थोड़ा सा इस टाइप में विस्थापित होगा, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे करके विस्थापित हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा बता रहे हैं। मान लीजिए इसको हमने विस्थापित किया, तो विस्थापित करने पे ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ध्यान दीजिए, ये वाला विस्थापन हुआ। पुनः इसको जब छोड़ देंगे तो पुनः उसका क्या होगा, पूर्वावस्था में आ जाएगा। तो पुनः जब पूर्वावस्था में आ गया, इस प्रकार के संतुलन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अस्थायी संतुलन। क्लियर। अस्थायी संतुलन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। तो अस्थायी संतुलन थोड़ा देख लीजिए, अस्थायी संतुलन क्या होता है। तो अस्थायी संतुलन ये कहता है कि अगर किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और पुनः उसको छोड़ दिया जाए, तो अपनी पुनः पूर्वावस्था में नहीं आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग अस्थायी संतुलन। यानी उसको हम क्या बोलेंगे, अस्थायी संतुलन। तो अस्थायी संतुलन क्या होता है, थोड़ा देखा जाए। जैसे मान लीजिए ये हुआ हमारा
शंकु को थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया, उसको थोड़ा सा विस्थापित किया। थोड़ा सा विस्थापित कैसे किया हमने, थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे हमने उसको विस्थापित किया। विस्थापित करके पूरा छोड़ेंगे तो क्या अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा? नहीं आएगा। पूर्वावस्था में आने का मतलब क्या होगा, यह इस किस टाइप का संतुलन होता है? अस्थायी संतुलन होता है। क्लियर। तीसरा देखा जाए, तीसरा क्या होता है? उदासीन संतुलन। तो उदासीन संतुलन क्या कहता है? उदासीन उदासीन संतुलन 3 नंबर है हमारा। ये कहता है कि किसी वस्तु को उसको संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर पूर्वावस्था में आने का प्रयास न कर बल्कि अपनी नई अवस्था में ही संतुलन हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीन संतुलन। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लीजिए हमारा गोला हुआ, केंद्र यहाँ हुआ, इसको फेंक दीजिए। जब रोटेट करेंगे तो ये रोटेट कैसा होता जाएगा, पुनः ये गोला होगा, यानी कि उसका क्या होगा, वो अपनी पुनः पूर्वावस्था में आ रहा है ना, यानी कि नई स्थिति में भी वो क्या कर रहा है, खुद को बैलेंस कर ले रहा है। तो ये हमारा किस टाइप का संतुलन होगा? हमारा उदासीन संतुलन। या फिर इसको भी ले सकते हैं हम लोग, ये जो शंकु को ही लिया है, क्योंकि अभी तक जब शंकु को ही ले रहे थे तो शंकु को ही ले, ये हमारा शंकु था। रोटेट करिए तो रोटेट करेंगे तो पुनः हमारा क्या होगा, वो यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक, तो ये देखिए, ये रोटेट करेंगे उसका जो गुरुत्व केंद्र में कोई स्थिति नहीं होती है, उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जहाँ का तहाँ ही रहता है। इस टाइप के संतुलन को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीन संतुलन। ठीक, अब देखिए कुछ संतुलन होते हैं, संतुलन कुछ कंडीशन होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो अस्थायी संतुलन की शर्तें, यानी कि अस्थायी संतुलन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, उसको समझा जाए थोड़ा सा। हाँ, समझ। तो पहले ही होती है कि अगर कोई भी वस्तु किसी वस्तु का अस्थायी संतुलन में बने रहने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उसके बारे में थोड़ा जाना जाए। पहला कंडीशन क्या होता है, थोड़ा उसको समझ लीजिए कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा हो। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा हो, तो अधिक से अधिक नीचा होने का तात्पर्य क्या है, समझा जाए। तो आपने बस देखा होगा, बस कहीं कहीं 2 ताला बस होती है, कहीं कहीं सिंगल बस होती है। तो बस होगा तो बस के जितने भी भार होते हैं वो नीचे की तरफ ही रहते हैं, जिससे उसका क्या होगा, गुरुत्व केंद्र नीचे हो। जब गुरुत्व के नीचे होगा तो इस पर जो यात्री बैठेंगे उसका भार भी कुछ ना कुछ होगा, सबका गुरुत्व केंद्र क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। जब गुरुत्व के नीचे होगा तो बस किसी भी कंडीशन में घूमे, रोटेट करे, कैसे भी घूमे, तो क्या होगी, जल्दी उसको एक्सीडेंट या फिर उलटने के चांसेस क्या होती है, कम होती है। उलटने के चांसेस कम होने का मतलब ये होता है कि ये जल्दी एक्सीडेंट नहीं कर पाएगा, उल्टेगी नहीं। क्यों? गुरुत्व केंद्र जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगी, और जितना ज़्यादा संतुलन होगा उतना बस क्या होगी, अच्छी तरह से चलती है। दूसरा क्या होता है, थोड़ा समझाइए। दूसरा ये कहता है कि गुरुत्व केंद्र के से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से गुजरनी चाहिए। आधार से गुजरने का तात्पर्य क्या है, समझिए। जैसे आपने देखे होंगे कि जब भी आदमी किसी ऊंचाई पर चढ़ता है थोड़ा सा आदमी आगे तरफ झुक जाता है, बोझ अगर वहाँ लेकर चलता है तो आगे तरफ झुक जाता है। आगे तरफ झुकने का मतलब ये होता है कि आगे तरफ झुकने का तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए ये आदमी हुआ, चल रहा है, ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो आगे की तरफ थोड़ा सा झुक गया। तो झुकने का मतलब ये होता है कि उसका जो गुरुत्व केंद्र चाहिए उसके दोनों पैरों को बीच से निकलनी चाहिए। झुकने का मतलब क्या होता है, पहला कदम आगे फिर दूसरा कदम ऐसे चलता है। तो बोझ लेके आगे घूमे तो क्या होगा, थोड़ा सा झुकने का मतलब ये होता है कि जो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है उसको कहीं ना कहीं फिक्स कर रहा है। गुरुत्व केंद्र को फिक्स करने का तात्पर्य ये होता है कि वो क्या होगा, गुरुत्व केंद्र फिक्स करेगा तो उसका बैलेंस बना होगा, तो गिरने की चांसेस क्या होती है, कम होती है। ठीक, आपने एक चीज़ सुना होगा कि पीसा की जो मीनार, ऐतिहासिक जो मीनार है तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि उसकी जो गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर जो रेखा गुजरती है उसके आधार से गुजरती है। यानी कि ये आदमी के आधार क्या होता है, ये पैर होता है, उसका आधार क्या होगा, ये होगा। तो ये मीनार झुक भी गई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो उसकी जो केंद्र जो गुजरनी चाहिए, क्या बोलते, गुरुत्व केंद्र होनी चाहिए, वो हमेशा उसके आधार से ही होकर गुजरे। अगर आधार से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, अस्थायी संतुलन बनी रहेगी, और अस्थायी संतुलन के कारण क्या होगी, पार्टिकल वो संतुलन की अवस्था में होगी। थैंक यू। अगर